ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के महान नेता ली कुआन यू के बारे में कहा था, वे एक दूरदर्शी नेता थे और नेताओं में सिंह थे। उनका जीवन हर किसी को अमूल्य पाठ की सीख देता है। ली कुआन यू 1959 से 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कई अच्छाइयों के साथ साथ सिंगापुर के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को $500 से बढ़ाकर $55,000 कर दिया। इसके लिए उन्हें एक दलीय व्यवस्था लागू करनी पड़ी थी। एक दलीय व्यवस्था के कारण ही वे देश में अनुशासन ला सके और प्रशासन को ईमानदार बना सके। लेकिन यदि देश भ्रष्टाचार, जातिवाद, वंशतंत्र, माफिया तंत्र, अराजकता, टुकड़े टुकड़े गिरोह, जिहादी तत्वों और अन्य भारत विरोधी विदेशी तत्वों की धमाचौकड़ी से आजिज हो जाए तो देश की जनता किसी न किसी दिन तानाशाही स्वीकार करने को भी मजबूर हो सकती है। पर अभी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही हल खोजने की कोशिश हो रही है। होना भी यही चाहिए। मजबूरी और आपद धर्म की बात और है। 2014 में भी कुछ लोग लिखकर और बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सलाह दे रहे थे कि आप ली कुआन बनिए। 2019 की जीत के बाद भी कुछ लोग ऐसी ही सलाह दे रहे हैं। साफ बात है कि हल्की तानाशाही लाए बिना क्या कोई वैसी उपलब्धि हासिल कर सकता है जैसी सिंगापुर में संभव हुआ है। यहाँ तो देश की सुरक्षा के लिए पुलवामा का बदला भी लो तो कई लोग बदनाम करने के लिए कहने लगते हैं कि मोदी अंध राष्ट्रवाद फैलाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। यदि किसी भ्रष्ट और घोटालेबाज नेता पर कानूनी कार्रवाई हो तो कई बेशर्म और स्वार्थी लोग कहने लगते हैं कि बदले की भावना में आकर ऐसा हो रहा है। यदि किसी माफिया या रक्षा सनुमा अपराधी पर कार्रवाई हो तो कई लोग कहने लगते हैं कि चूंकि वह फलाना जाति या समुदाय का है इसलिए कार्रवाई हो रही है। यदि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले और उस उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियां चलाने वालों पर कार्रवाई हो तो कुछ लोग कहते हैं कि वाणी की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं। हालांकि इसके लिए कोई एक दल या जमात दोषी नहीं है। लगभग सभी दल दोहरे मापदंड वाले हैं। ऐसे में भारत में कोई ली कुआन कैसे बन सकता है? यहाँ तो वैसा ही शासन चल सकता है जिसके तहत 84% लोग नकली दूध पीने को अभिशप्त हों। जिस शासन के तहत पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई हो तो पूरा बाजार कार्रवाई करने वाले पर टूट पड़े और शासन पीछे हट जाए। जबकि सच ये है कि पॉलिथीन इस सृष्टि को एक दिन नष्ट कर देगा। महामिलावट भले ही राजनीति में पराजित हो जाए पर खाद्य और भोज्य पदार्थों में बेशुमार मिलावट पर कारगर कार्रवाई करने की औकात आज भी इस देश की किसी सरकार में नहीं है। मिलावटी चीजें खा खा कर लोग धीरे धीरे असमय मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पुलिस थानों की रिश्वतखोरी कोई ईमानदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नहीं रोक पाता। लोकल पुलिस के हाथों आम लोग लगातार पीड़ित और अपमानित हो रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय होम मिनिस्टर की नाक के नीचे थानों में घूस के बिना शायद ही कोई काम होता हो। बिहार की तो बात कौन करे। यहाँ तो जितना बड़ा धनपशु, अपराधी और जातिवादी हो उसके राजनीति में उतना ही ऊपर उठने के चांस हैं। जनता राजनीति के वंश तंत्र को ध्वस्त जरूर कर रही है पर राजनीतिक दल उसे किसी न किसी रूप में कायम रखने पर आमादा है। यहाँ तो भ्रष्टाचार के कारण ना तो योग्य डॉक्टर पैदा हो रहे हैं और ना ही योग्य इंजीनियर, यहाँ तक कि योग्य शिक्षक भी नहीं। अपवादों की बात और है। आप तभी तक जिंदा हैं जब तक आपको मारने में किसी की रुचि नहीं है। ऐसे में कोई ली कुआन यू कैसे काम कर पाएगा? कैसे भारतीयों की आय $500 से $55,000 हो पाएगी? कैसे उन 25 करोड़ लोगों के दिन फिरेंगे जिन्हें आज भी एक ही टाइम का खाना नसीब होता है? शायद ये सब दिवा स्वप्न नहीं है। हालांकि सचमुच कोई तानाशाह भी यदि सिंगापुर जैसा काया पलट कर दे तो भारत की आम जनता उसे पसंद करेगी। मजबूरी में ही सही, यहाँ एक बार तानाशाह पैदा भी हुआ तो भी वो भी अपनी गद्दी बचाने, अपने पुत्र का राज्यारोहण करने और उसके लिए कार का कारखाना खुलवाने के लिए ही होगा। ऐसे में हल्की तानाशाही के नाम पर भी लोगों को अभी तो नफरत है, पर ये नफरत कब तक रहेगी? पॉलिटॉक्स के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।